हेलो, कैसे हो? रिसेंटली मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात करी जिसने इंटरव्यूज दिए थे सर्विस बेस में और स्टार्टअप्स में। तो कुछ क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, स्पेशली रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपसे आज नहीं तो कल किसी ना किसी इंटरव्यू में 100% पूछे ही जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। रिसेंटली मैंने कैसे? एक इंटरव्यू दिया था उसमें। तो आईटी कंसल्टिंग और सर्विसेज की कंपनी थी, कंसल्टिंग की मेनली थी। तो बोले कि मैंने पूछा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी इस रोल की, तो बोले कि आपको एक फीचर या मॉड्यूल दिया जाएगा, आपको उसकी फुल ओनरशिप लेनी है। आपको जो भी है उसकी फुल ओनरशिप आपकी होगी। तो काफी इन डेप्थ इंटरव्यू हुआ था मेरा, ओरल था मेनली, टेक्निकल पे बात आगे अगले राउंड में आई थी। तो फिर ये सवाल मुझसे उसमें पूछे गए। तो इफ यू वांट लाइक हर एक सवाल में उसका जवाब भी दूं तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, मोटा मोटा आंसर आप दे सकते हो क्योंकि डिटेल में तो एक एक क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा, बट आप मोटा मोटा एग्जांपल दे हाँ, बहुत सकते हो टाइम सो दैट लगेगा। एंड यूजर को एक आइडिया भी आ जाए और फिर वो अपना चैट जीपीटी से पूछ के और डिटेल में इसको पढ़ ले। नहीं तो मैं इसके ऊपर मीडियम आर्टिकल लिख दूंगा, और अगर जब वो कंप्लीट हो जाएगा यू विल फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, वो मैं लिंक डाल दूंगा मीडियम आर्टिकल ओके, का। बट अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू पे चले। ओके, ओके। तो स्टार्ट तो काफी बेसिक से हुआ था कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि सुजल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन के बाद तो इंटरव्यू मतलब रिज्यूमे से कॉमनली बातें, रिज्यूमे से सवाल होते हैं। तो उसके बाद बोले कि रिएक्ट से पूछते हैं क्योंकि मेन काम रिएक्ट पे है। तो बेसिक से सवाल तो मैं स्किप ही कर दूंगा कि यूज स्टेट रिड्यूसर में क्या फर्क है, कब यूज करना है। बात हुई थी कि फिर यूज स्टेट रिएक्ट में रीड रेंडर कैसे ट्रिगर कर सकते हो आप, कौन से तरीके हैं। तो बेसिक तो है कि आप फ्रेशर हो तो यही बताओगे कि आप स्टेट चेंज कर दो तो हो जाता है। तो बोले थे कि और बताओ, एक से थोड़ी होगा। तो मैंने फिर बताया कि आप उसके प्रॉप्स चेंज कर दो या फिर आप उसके पेरेंट के किसी उसमें चेंज कर दो, क्योंकि कंपोनेंट हायरार्की में सभी रीरेंडर होते हैं, पेरेंट बदल दोगे तो। आप उसके है की तरीका है कि आप कीज चेंज कर दो, ऑल दो रिकमेंडेड नहीं है पर आप पूछ रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है ना। तो ये सब बताया मैंने। तो बोले ठीक है, फिर अगले सवाल पे आते हैं। टेक्निक्स बताओ ऑप्टिमाइज करने की। ऑप्टिमाइजेशन मैंने बहुत की है, मतलब जो मेरी पिछली स्टार्टअप थी उसके ऑफ स्क्रीन पे मैंने जो लोडिंग टाइम होती है सर, वो मैंने 50% से कम कर दी थी। टीसीपी एलसीपी मतलब जो नेटवर्क लेयर में ऑप्टिमाइजेशन करके। तो ये तो मुझे काफी अच्छे से आता है। तो उन्हें मैंने अच्छे से समझाया कि यूज कॉल बैक रिड्यूसर। और जो मेन ऑप्टिमाइजेशन होती है वो होती है कि आप कैसे डेटा फैच कर रहे हो, कैसे लेआउट्स बना रहे हो, कंपोनेंट कंपोजिशन क्या है। तो वो सब बताया मैंने उन्हें। तो बोले ठीक है, आगे बढ़ो। तो री रेंडरिंग की प्रोसेस पूछी उन्होंने कि कैसे बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट काम करता है, आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि रिएक्ट फाइबर क्या होता है, रिएक्ट कंसिलिएशन में कैसे डिफिंग एल्गोरिदम लगता है, मिनिमम चेंजेस लेता है रिएक्ट, है ना। वो सब बताया। फिर ये बेसिक सवाल आ गए कि कीज की इंपॉर्टेंस क्या है, आप एरेज में इंडेक्स यूज क्यों नहीं करते, क्यों प्रमोट नहीं किया जाता है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि अगर आपके पास लोकल है वो डेटा, फिक्स्ड है वो एरे, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अगर वो डेटा सामने से आ रहा है, किसी एपीआई से फेच कर रहे हो, तो दिक्कत है क्योंकि बैकएंड अपडेट हो सकता है कभी भी, है ना। तो फिर मैंने बताया कि आप जैसे कीज अपडेट कर दिए, बैकएंड अपडेट हो गया, कीज तो वही रहेंगी, आपका जो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो सकता है। तो यूआई में बग आएगा। तो उन्हें सब बताया। फिर ये प्योर फंक्शंस तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये अच्छा यहाँ मैं फंस गया था। बोले एक सुजल टाइप ऑफ नल बताओ। तो मैंने कहा सर दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, दैट गिव मी 10 seconds टू गैदर माई थॉट्स। मैंने सोचा 10 सेकंड। तो फिर ये वो चीज थी, मैंने आज तक सोची नहीं कि टाइप ऑफ नल क्या ही होगा। दिमाग में आ रहा था कि नल ही होना चाहिए, टाइप ऑफ नल। पर मैं करेक्ट। ऑनेस्ट रहा, मैंने बोल दिया कि भैया कि मुझे नहीं पता, आज तक मैंने इस तरीके से सोचा नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो बोले ठीक है, आपने आपको नहीं पता, आपने सच बोल दिया, अच्छी बात है। तो आगे बढ़े फिर हम। बट उसने बोले आंसर यूज कॉल बैक यूज में। उसने खुद आंसर बताया, तुमने बाद में सर्च किया? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बताया, मुझे बाद में सर्च करना पड़ा। मैंने कह दिया था कि आई विल लुक इनटू इट आफ्टर द इंटरव्यू। तो मैंने खुद ही देखा कि टाइप ऑफ नल एक होता है ऑब्जेक्ट, इट इज अ मिस्टेक इन जावास्क्रिप्ट। तो यूज कॉल बैक यूज मेमो, ये तो काफी बेसिक सवाल ही है। मतलब किसी ने रिएक्ट पे अगर 2-3 महीने भी काम करा है उसे पता होगा प्रोडक्शन पे अगर करा है तो कि लगाना कब है, नहीं लगाना है। फिर यूज इफेक्ट के बारे में उन्होंने अच्छे से पूछा कि सुजल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है कंपोनेंट की, या आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो। यूज इफेक्ट लगाना अच्छी बात नहीं है कि आप हर कंपोनेंट में लगा रहे हो, बहुत तरीके हैं कि आप नहीं भी लगाओ, है ना। अभी इवेंट बबलिंग के बारे में पूछा कि तो सुजल कैसे मैनेज करोगे। हाउ डज यूज इफेक्ट के अंदर तुमने पूरा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया है क्या? हाँ, वो मैंने बताया कि कैसे कंपोनेंट माउंट होता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंसी एरे आती है। उसका क्लीन अप भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि मेमोरी लीक्स वगैरह ना हो, है ना। और आप किसी ऐसे रिएक्ट डोमेन से पैराडाइम से बाहर जा रहे हैं, जैसे फेच एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो आपको यूज करना है। वरना किसी जैसे प्रॉप से स्टेट आ रही है, आप उसको कुछ कैलकुलेट करना है,
तो आप एक सिंपल वेरिएबल यूज कर लो, आपको जरूरत नहीं है कि आप यूज इफेक्ट यूज करो, है ना। तो वो सब बताया मैंने, बोले ठीक है आगे बढ़ो। तो फिर ये पूछा था उन्होंने वारनेट कॉन्स्ट में क्या फर्क है। तो फिर उन्होंने मुझे, ये तो काफी बेसिक सवाल है वैसे अगर इतना पूछा जाए, काफी बेसिक है कि क्या है, ये तो सबको पता है। तो उन्होंने मुझे कोड दिखाया, बोले कि इसके लिए कोड है, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। तो वहां सोचना पड़ा कि देखो लेट और कॉन्स्ट का तो बहुत ईजी है, अब वार में होता है ग्लोबल स्कोप। अब जिसके ध्यान से उतर गया इंटरव्यू के प्रेशर में वो तो गलत ही बताएगा। पहले मैंने भी गलत दिया था कि यार इसका भी ये होगा, तो बोले सुजल फिर से सोच लो। तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा वार का तो ग्लोबल स्कोप होता है, तो इसका आंसर कुछ और आएगा। तो मैंने फिर करेक्ट करा अपने आप को, बोले हाँ तो तुमने पकड़ लिया। फिर ये उन लोगों ने काफी डिटेल में पूछा कि थ्रॉटल और डिबाउंस में क्या फर्क होता है, कब यूज क्या करोगे आप। अच्छा वैसे मैं तो ये इसकी पॉलीफिल भी तैयार करके गया था कि अगर इन लोगों ने बनवा लिया कि इसके पॉलीफिल कैसे होते हैं, तो मैं तैयार करके गया था, अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी, तो मैं वो भी बना देता। एक मिनट। ओके। अब इसके बाद आ गए कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उस पर ये तो काफी चर्चा हुई कि बोले कि अनकंट्रोल्ड में आप कैसे डेटा एक्सेस करोगे फॉर्म का। तो मैंने कि सर एक रेफ अटैच कर देते हैं, रेफ से आप उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं, रेफ में एरे में आ जाते हैं, बाकी वहां से आप एक्सेस करोगे, रीसेट भी होता है फिर रेफ में फॉर्म डॉट रीसेट होता है। तो वो सब बताया मैंने। फिर डिपेंडेंसी एरिया, तो वही क्वेश्चन आ गया अपना घूम फिर के। एचओसी के बारे में थोड़ी बात हुई, ये भी सिंपल है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा कस्टम हुक्स के बारे में पूछा कि सिंगल कस्टम हुक्स क्या होते हैं, आप कैसे यूज करोगे, कब यूज करोगे। तो वो भी सिंपल है, बता दिया। क्लोजर्स के ऊपर थोड़ी उन लोगों ने पूछा कि मुझे डिस्क्राइब करो क्लोजर्स क्या होती है, रिएक्ट में कब काम आते हैं, आप यूज करते हो या नहीं करते हो। अब ये रिएक्ट में यूज करते, अच्छा क्लोजर्स के बारे में तो सब बता देंगे कि हाँ जब पेरेंट अब रिटर्न कर देगा फंक्शन, तो उसके स्कोप के जो वेरिएबल्स हैं उसकी अगर मेमोरी रिटेन कर रहे हो तो वो क्लोजर्स है ना। पर आप रिएक्ट में कब यूज कर रहे हो, तो मैंने कि सर कस्टम हुक यूज करते हैं, हम सभी करते हैं। अब कस्टम हुक अपने अपने जैसे उसमें यूज कर रहे हो, वहां से वो वेरिएबल रिटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो क्लोजर्स हो गए अपने। बोले ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। फिर रेसिंग का वेट पे आई, फिर उन्होंने मुझसे शायद इवेंट लूप पे सवाल पूछे थे कि इवेंट लूप मुझे एक्सप्लेन करो क्या होता है। फिर उन लोगों ने मुझसे ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, मतलब ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, इतनी इन डेप्थ नॉलेज मुझे भी नहीं थी, तो मैंने तुक्का मारा था यहाँ पे। बोले सुजल माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क क्यू में प्रायोरिटी किसकी होती है। तो मुझे लमसम आइडिया था, मैंने कि सर मैं आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे लग रहा है कि सर इसकी माइक्रो टास्क, मैंने कुछ ऐसे बोला था मैंने कि वो उसकी ज्यादा होती है। तो वो सही बोला था मैंने, उस समय बाद में मैंने गूगल करा था, सही बोला था। बोले ठीक है। तो फिर आगे बढ़ गए, फिर तो ये बेसिक सवाल पूछे कोड। इसका प्रैक्टिकल यूज केस नहीं पूछा कहाँ पे यूज होता है सब कुछ। नहीं वो नहीं पूछा मुझसे। ओके। वो ये पूछा था कि तुम्हें पता है नहीं पता है। तो मैंने भी ऐसे ही बोला था सर आई एम नॉट 100% श्योर, बट मेरी तरफ से आंसर ये होना चाहिए। तो बोले ठीक है, वो सही था आंसर, असल में मैंने बाद में चेक करा था। फिर बाद में आर्किटेक्चर पे, अच्छा रिज्यूमे में मेरे आर्किटेक्चर के ऊपर काफी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो मुझसे काफी सवाल उस पर पूछे गए थे। स्टार्टअप में मैंने उनकी पूरी फ्रंट एंड मैंने ही बनाई है, ओके। तो आर्किटेक्चर वगैरह ऑब्वियसली मैंने ही लिखा होगा। तो बोले सुनील आप मुझे आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, अगर आपने नहीं कराया, अगर रिज्यूमे में लिख दिया आप फंस जाओगे। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा कि सर यहाँ से डेटा फैचिंग है, यहाँ म्यूटेशन हो रही है, ये रैपर क्लास है, यहाँ बिजनेस एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस लॉजिक का, और यहाँ पे यूआई के कंपोनेंट्स है। तो वो सब बताया, तो वो समझ गए कि हाँ ये तो कंपाउंड कंपोनेंट पैटर्न है, ये ऐसा है ये ऐसा है। फिर और सवाल पूछे उन्होंने कि एलसीपी वगैरह क्या होता है, कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में अपने एलसीपी का मतलब क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो मैंने करा था, मैंने ही कराया, तो मैंने उन्हें सब समझा दिया अच्छे से। फिर बोले कि सुजर वॉक मी थ्रू अ फीचर यू बिल्ड एंड टू एंड। तो मैंने बताया कि भाई मैंने इतने बनाए हैं, आपको एक पूछो तो मैं बता दूं। तो मैंने पोस्ट क्रिएट का एक फीचर बनाया था, उसमें करीब काफी मल्टी लेवल नेस्टिंग मॉडल्स की वो थी। ये ऐसा ना कि एक मॉडल के ऊपर एक और मॉडल आ रहा है, उसके ऊपर एक और मॉडल आ रहा है। तो वो फीचर मैंने बनाया था। अच्छा उसमें स्क्रॉल लॉकिंग की भी जरूरत पड़ती है कि आप मॉडल खोले तो स्क्रॉल ना हो रहा हो पीछे का। एक्सेसिबिलिटी का ध्यान पूरा रखना पड़ता है। स्क्रॉल ना हो इसमें तो वो शायद रेफ से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तो हमने क्या ना कि वो ना कि री इन्वेंट ना करें भी, तो काफी यूआई लाइब्रेरीज हैं, जैसे मेंटीन यूआई जो हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसको मैंने एक्सटेंड करा था, एक कस्टम हुक बनाया था, यूज मॉडल स्टैक। तो एक पूरा बिहेवियर मैंने बनाया था कि स्टैकिंग के बेस पे काम करे सारे मॉडल्स। वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा कि क्या उसका आर्किटेक्चर था, कैसे मैंने बनाया, कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करी उसकी। तो वो मैंने एक्सप्लेन करा। उसके बाद ये कुछ मैंने लो लेवल डिजाइन की चीजें आ गई कि कंपाउंड कंपोनेंट पैटर्न क्या होता है। ये रोज नहीं बनाते आप, काफी इसके स्पेसिफिक यूज केस होते हैं, और जहां होते हैं वहां बिल्कुल परफेक्टली फिट करता है ये। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि इतनी कोई नहीं देता। तो बोले कि आपको पता है क्या होता है इसके बारे में हमें बताओ। तो मैंने ये एक्सप्लेन करा कि इसमें डेव टाइम रिड्यूस कैसे होता है। अच्छा इसमें यह था कि हमारे मेंबर्स का एक मैनेजमेंट सिस्टम था। तो जैसे मेंबर्स राउट पे काफी अलग अलग सब राउट्स थे कि माई कनेक्शंस, माई फॉलोअर्स,
और माय फॉलोइंग क्या क्या है। तो यूआई सबकी सेम थी, और यूआई में भी ये था कि आप ग्रिड व्यू ले सकते हो या फिर आप लिस्ट व्यू ले सकते हो। एक एमेच्योर वे ये हो सकता है कि आप प्रॉप पास करो कि इज लिस्ट व्यू, और कंडीशनल रेंडरिंग करो स्टाइल्स की। तो मैंने भी वही करी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने स्टार्टिंग इसी से की थी, पर जैसे जैसे ये फीचर आगे बढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉप हेल में बदल रहा है, और इसकी जो स्टाइलिंग है वो एक बिल्कुल है मैस होती जा रही है कि आगे कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा ऐसे। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि कंपाउंड कंपोनेंट पैटर्न होता है, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है कि पेरेंट के अंदर आप कैसी भी नेस्टिंग करो चिल्ड्रन की, कैसे भी लेआउट दो आप उसको, फर्क नहीं पड़ता उसको, कि उसको खाली खाली कॉन्टेक्स्ट चाहिए। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट आपने प्रोवाइडर पैटर्न सुना होगा, हाँ, वो यूज करके बनाया जाता है। थोड़ा ना, मुझे मजाक नहीं कर रहा हूँ पर झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे करीब 5-6 हजार लाइन ऑफ कोड का ट्रायल एंड एरर लगा था इसे बनाने में पहली बार। और मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, ऐसे 6-7 हजार लाइन्स का कोड मैंने खुद लिखा, उसे ट्राई करा, रन करा, एरर आए। तो एट द एंड मैंने उसे जब गेट किया तो मेरे दिमाग में बस गया कि हाँ ये ऐसे होता है। बिल्कुल अच्छे से मैंने उसे लगाया, फिर वो सारे मेंबर्स राउट पे चल रहा है तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा। तो वो बोले कि हाँ ये तो काफी सही यूज केस था, इसका परफेक्ट यूज केस था। फिर उन्होंने पूछा कि पेजिनेशन, ट्रिगर्स, ये सब डिबाउंस में कैसे हैंडल करा तुमने, और डिबाउंस में क्यों ही करा, क्लाइंट साइड भी होता है। अपना आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये भी होना चाहिए कि आप सवाल, मतलब जो चीज करो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। चीज तो बहुत तरीके से होती है। तो मैंने बताया सर एसईओ में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप यूआरएल आपकी होगी यूजर फ्रेंडली, एसईओ में फर्क पड़ेगा। आपके पास क्रॉलर होगा जो गूगल सर्च इंजन का, उसके पास ज्यादा चीजें होंगी क्रॉल करने को। सेकेंडली आप शेयरेबल लिंक्स शेयर कर सकते हो, कि मैंने कुछ चीज फिल्टर करी और मैं दोस्त को शेयर कर रहा हूँ तो उसके पास फिल्टर्ड ही डेटा आएगा, ऐसा नहीं कि उसे फिर से स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक गो थ्रू करना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये सब बताया। और मैंने कि सर आपके पास स्टेट ऊपर ही होगी यूआरएल में, ऐसा नहीं है बार बार बदलनी पड़ रही, क्लाइंट में मैनेज करना है। बोले ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। फिर ये पूछा कि डिजाइन पैटर्न में अर्ली मिस्टेक्स क्या थी, ये तो वही आ गया। फिर मैंने समझाया था कि कंपाउंड कंपोनेंट में मैंने क्या क्या गलती करी है वो सब बताया। फिर ये तो बेसिक सवाल थे रिज्यूमे से जो पूछे। डिजाइन पैटर्न्स पूछे मुझसे कि कौन कौन से यूज करे हैं अब तक। तो मैंने बताया सर मैं जूस्टैंड यूज करता हूँ, उसमें स्लाइस बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करा है जो जूस्टैंड खुद रिकमेंड करता है अगर आपका ऐप बड़ा है। तो मैंने वो बताया। और आपकी प्रोवाइडर पैटर्न है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, कंपाउंड कंपोनेंट पैटर्न है, 3-4 और थे जैसे प्रोवाइडर पैटर्न है ना, शायद रिपीट कर रहा हूँ मैं, वैसे याद नहीं आ रहा ऑन स्पॉट, पर 6-7 मैंने वहां बताए थे कि मैं इतने यूज कर ही रहा हूँ ओके। जो कि अभी एक्टिवली ऐप में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो काफी इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि समझ लो जैसे मानिए आप 25-27 सवाल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 27 में से एक ही मैंने मिस करा था जो कि ये है आपका टाइप ऑफ नल, क्योंकि मैंने साफ करी थी, ये मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं इस पर्सपेक्टिव से, तो मैंने डॉज कर दिया था ये। और दूसरा आपका आ गया ये माइक्रोटास्क क्यू वाला। इसमें मैंने कह दिया था कि सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर आंसर जो मैंने दिया था वो सही था। तो उन्होंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग हायर है। बाद में एचआर का कॉल आया तो बोली इंजीनियर मैनेजर ने बोला कि आप स्ट्रॉन्ग हायर हो। पर बात ये पड़ गई थी, उन्होंने बोला सर सुजल वो रोल फिल हो गया है, आपको दूसरी ऑफर कर रहे हैं। अब उसकी जो ओनरशिप थी वो काफी कम थी, बोले यूआई डिजाइन का काम है। मैंने कि भाई मेरा आर्किटेक्चर में मन लगता है, मैं उसमें ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये यूआई डिजाइन का मेरा काम नहीं है। और सैलरी भी कम दे रहे थे तो मैंने फिर मना कर दी उनको। ओके। अच्छा, दूसरा एक और इंटरव्यू दिया था, फिर मेरे को एक कॉल आया कि जैसे 1 बज रहा था, मैं ड्यूटी पे ही था अपनी, स्टार्टअप में काम करता हूँ। तो आया कि सुजल आर यू फ्री फॉर अ इंटरव्यू। मतलब 2 मिनट की बात हुई थी, तो बोले सुजल अपना इंट्रोडक्शन दो। अब आदमी सारे सवाल तैयार कर लेता है कि रिएक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, ये तैयार नहीं करता कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं नहीं करता भाई, बाकी करते हो मुझे नहीं पता। तो मैंने वो नहीं करा था, मैं हर बार चौंक जाता हूँ इसी सवाल से। तो 2-3 मिनट का मैंने दिया, उल्टा सीधा जो भी अपना था। तो बोले सुजल की आपको डीएसए आता है। तो मैंने कह दी भैया मेरी डीएसए इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आई एम वेरी स्ट्रांग इन डेवलपमेंट। तो बोले ठीक है, हमें डेवलपमेंट से ही मतलब है, स्टार्टअप ही है वो भी, तो उनमें यही होता है कि डेवलपमेंट ही आनी चाहिए। तो बोले सी है सुजल 4 बजे आप फ्री हो तो हम इंटरव्यू कर लें। तो मैंने पूछा सर किस चीज़ का होगा इंटरव्यू। तो बोले मशीन कोडिंग राउंड होगा। तो अब मशीन कोडिंग राउंड से मैं भी चौंक गया, मैंने कि यार एकदम मशीन कोडिंग राउंड, मैंने एलएलडी की प्रैक्टिस करी नहीं है, 4-5 महीने हो गए, मैंने बिल्कुल नहीं करी। तो मैंने कि सर कल कर लेते, क्योंकि मैं रात में थोड़ा कुछ देख लेता। बोले सुजल अगर आप तैयारी करके आओगे तो हमें क्या फायदा, हमें तो ऐसे, अगर आप रोज करते होगे ये काम तो आप कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने कि ठीक है कर ही लेते हैं, अब कल नहीं हो पाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने मेरे पास, तो अब 4 बजे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, तो 4 बजे मीटिंग शेड्यूल हुई। अब मैं अच्छा मेरी आदत है कि मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ, तो थोड़ी मीटिंग एटिकेट्स होते हैं ना, मैं 3:30 बजे ब्रेक लगाया, थोड़ी तैयारी वैयारी करी मैंने। करेक्ट। करेक्ट है। और मैं 50 पे जाके मैं ज्वाइन होके बैठ गया, मीटिंग में रेडी हूँ। अब 4-5 हो गया। तो मैंने मैसेज डाला सर आई एम वेटिंग इन द मीटिंग।
तो बोले सुजल मैं एक किसी और का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको मैं 10 मिनट बाद आता हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत सारे लोग पाइपलाइन में होंगे, मैं उनमें से एक ही हूँ। अक्सर मतलब रियलिटी यही है कि आप अकेले नहीं होते जिसका इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो रियलिटी मैंने की ठीक है अब होने दो। तो वो 4-5 मिनट, अच्छा मैं पानी पी लूँ जरा, एक एक मिनट। तो उन्होंने पूछा कि सुजल आप, जैसे वो आए और 10 मिनट के बाद मतलब 4:15 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, और आते ही बोले कि सुजल लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करा तो उन्होंने अपनी एक उनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट थी। तो उनका मेनली प्रोडक्ट यही है कि आप ई कॉमर्स मतलब मल्टी टेनेंट, आपने सुना है कि क्या होता है, हर एक यूजर की एक अपनी खुद की डोमेन बन जाती है। जैसे होता है कि ऐसे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर ऐसा होता है कि जैसे मैंने उनकी ऐप में रजिस्टर करा तो मेरी खुद की एक वेबसाइट बन जाएगी, खुद की एक वेबसाइट बन जाएगी, उनका डोमेन अलग और मेरी वेबसाइट का नाम आ जाता है पहले। तो वो मल्टी टेनेंट वेबसाइट उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट थी। तो उनके होम पेज पे ये था कि एक कैटलॉग था, उस कैटलॉग के अंदर 10 प्रोडक्ट थे, है ना। और ऐसे कैटलॉग बार बार यूज हो रहा था, उसके अंदर व्यू ऑल का बटन है, प्रोडक्ट के सारे अपने अलग लिंक आ रहे हैं, पेजिनेशन लग रही है, टू वे पेजिनेशन है, एक हॉरिजॉन्टल पेजिनेशन है और एक वर्टिकल पेजिनेशन है, जो यूट्यूब पे आप देखते हो, स्क्रॉल कर रहे हो एक वर्टिकल पेजिनेशन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल पेजिनेशन आ रही है। तो उन्होंने कहा सुजल ये बनाना है, टू वे पेजिनेशन है, आप हॉरिजॉन्टल वाली अभी छोड़ दो, आप वर्टिकल लगा दोगे हम समझ जाएंगे आपको आता है काम। आपको हूबहू ऐसे ही बनाना है डिजाइन, मतलब ऊपर नीचे 19-20 का फर्क चलता है पर ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए कि स्क्रॉल बार दिख रहा है ऐसा वैसा। और आपके पास खाली 1 घंटा है। तो अब फिर मैंने जब एपीआई उनकी देखी, मैंने कहा सर एपीआई वगैरह तो दिखाइए कैसा होता है डेटा आपका। तो एपीआई में पता चला कि पहले आप कलेक्शन फैच करो, कलेक्शन के अंदर नेस्टेड आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको मतलब है ना कि नेस्टेड डेटा फैचिंग हो रही है, कि पहले कलेक्शन रेंडर कर रहे हैं फिर नेस्टेड प्रोडक्ट रेंडर कर रहे हो। और उसका एक अलग स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे प्रोडक्ट फिर कलेक्शन पांचों मतलब 10 जो भी आ रहे हैं, फिर नीचे एक और कलेक्शन, फिर वो उसके बाद आपको वो लगाना है, इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाना है उसमें, है ना। और आपको सब चीज का ध्यान रखना है। अच्छा पहले मैंने क्लियर करे अपने सवाल की सर आपको कैसा क्या चाहिए, कितने प्रोडक्ट अब ऑफ द फोल्ड होने चाहिए, कि पहले व्यू पोर्ट में कितने आए, है ना। तो वो स्क्रीन सब मैंने शेयर, पूछा। स्क्रीन शेयर बंद कर काफी दिन भर मेरा यही काम रहता है कि मैं पैजिनेशन बनाऊँ, अपने अलग अलग डेटा फैचिंग करूँ। तो मुझे काफी इजी लगा था, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पे काम कर रहा हूँ, मॉड्यूलर तो मैं क्लीन कोड शुरू से लिखता आ रहा हूँ, क्योंकि काम ही शुरू से ऐसा कर, काम करो अच्छा करो, काम चलाओ काम नहीं करता मैं। तो फिर मैंने उनका बनाया, बनाना चालू करा। अब बात करते बिल्कुल एज अ कलीग आई वाज टॉकिंग टू हिम कि सर आपको ऐसा चाहिए, डिजाइन ऐसा होना चाहिए। अब मैं बना रहा था तो भी वो मुझसे बोल रहे थे कि सुजल ये आपका स्क्रॉल बार दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आप इसे हाइड करके दिखाओ। अब ये चीज है ना कि आप दिमाग में नहीं रखते जैसे कि सर स्क्रॉल बार हाइड करने के वो है ना कि सीएसएस अलग रहती है, कि वेबकिट स्क्रॉल बार जो क्लासेस है, मैंने कि सर ये मुझे याद नहीं है, अगर आपको तो मैं गूगल करके लगा दूं। तो बोले ठीक है आप गूगल कर लो, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप गूगल करो पर आप लगा के दिखाओ। उनका मेन काम ये था कि आप गूगल करो पर लगा के दिखाओ। तो गूगल करा मैंने, मीडियम का आर्टिकल आया, मैंने कॉपी पेस्ट करा उसका जो सीएसएस का, वो लगाया, फिर क्लासेस लगाई और वो हो गया। फिर मैंने उनका पूरा डिजाइन हूबहू बना दिया जैसा था, क्योंकि स्टाइलिंग में अगर आप दिक्कत करो तो आपकी सीएसएस वीक है, यूआई में फिर आप क्या ही फ्रंट एंड में काम करोगे। यूआई तो 2 मिनट के अंदर बना दी। फिर इनफाइनाइट स्क्रॉल की बात आई, मतलब डेटा फेचिंग वगैरह भी बहुत इजी होता है, कि आप रोज में ही काम कर रहे हो तो आपको डेटा फेचिंग तो आती ही होगी, जैसे नेस्टेड एपीआई कॉल भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर बेसिक आप काम कर रहे हो तो मैंने टू वे नेस्टेड फेच दो था ना डेटा फेचिंग, वो भी कर दिया, और उनकी जो डिजाइन था हूबहू वैसे भी बना दिया। अभी तक मेरे पास 20 मिनट बचे थे, 20 मिनट के अंदर सारा कर दिया। कॉन्स्टेंट्स अलग रख रहा हूँ मैं, टाइप्स की फाइल अलग रख, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी पूरी अलग रख रहा हूँ, कंपोनेंट की अलग रख रहा हूँ, सब बिल्कुल मॉड्यूलर कोड जो होता है ना वैसे करता हूँ। फिर जब उसकी आई ना बात की सुजल इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाओ, अब असली चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है कि आप इनफाइनाइट स्क्रॉल इसके अंदर लगाओ, कि नेक्स्ट पेज आ रहा है या नहीं है, तो वो कैसे दिखाओगे। आपको लोडिंग स्टेट दिखानी है, आपको अगर वो नहीं है मतलब आगे डेटा नहीं है तो आपको वो दिखाना है कि नो डेटा की स्टेट दिखानी है, सब दिखाना है, मतलब प्रोडक्शन रेडी ऑलमोस्ट करना ही है उसे। तो वहां पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, कि मैं एक तो विंडो डॉट स्क्रॉल इवेंट होता है ना, कि व्यू पोर्ट की हाइट प्लस जो है ना कि स्क्रॉल हाइट करूं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट हाइट। तो मैंने कि सर दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे करूं, या तो एक नई एपीआई है जो ब्राउजर देता है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेटिव है पिछले तरीके के उससे कंपैरिजन में। तो मैंने नई वाली उन्हें लगा के देखी, उन्हें मैंने बताया कि क्या क्या फर्क आता है कंपैरिजन में, और नई वाली उन्हें लगा के दिखाई, नई वाली लगाई, और वो भी मैंने करीब 10-12 मिनट में लगा दी थी। तो फिर दिक्कत ये आ रही थी कि अच्छा मैं यूज स्टेट यूज कर रहा था उसमें भी, तो क्लोजर्स में कुछ पंगा आ रहा था वहां की, यूज स्टेट का मेरा पुराना वैल्यू यूज कर रहा था पहला वाला, बार बार पेज नंबर 1 फैच कर रहा मेरा। अब वो जो इंटरव्यू ले रहे थे को फाउंडर, उन्हें भी नहीं पता कि बार बार
ये पेज नंबर 1 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट के बाहर तो वो अपडेट हो रही थी पर क्लोजर में फंस गई थी वो एक वैल्यू, वो अपडेट नहीं हो रही। तो मैंने कि सर आपको पता है? बोले यार मुझे भी नहीं पता है, तुम उसे सॉल्व करके दिखाओ, अगर तुम कर दोगे तो मैं आपको जान जाऊंगा। अब इंटरव्यू में मतलब प्रेशर होता है ना, तो मेरा भी दिमाग नहीं चला, मुझे ये समझ में आ गया था कि ये क्लोजर की वजह से हो रहा है कि ये अपडेट नहीं हो रही वैल्यू, डिपेंडेंसी एरर या यूज कॉल बैक की कुछ इशू थी। तो मैंने कहा कि यार इसे ऐसे छोड़ो, एक काम करो यूज रैप से इसे कर लो, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर ही रहता है ना, वो अपडेट नहीं होता रीरेंडर से। तो मैंने उसे हटाया, मैंने यूज रैप लगाया और यूज रैप से पेज की वैल्यू वहां पे स्टोर कर दी। अब वो बिल्कुल सही काम करने लगा। अब 40 मिनट के अंदर मैंने पूरी ऐप बना दी। मैं भी चौंक गया, मैंने कि यार कि 40 मिनट के अंदर हो गई। तो बोले कि सुजल हो गया, मैंने कि आप बता दो कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मैंने उन्हें देखा, बोले हाँ यार सब तो काम कर रहा है, तो वो भी चौंक गए। बोले ठीक है, फिर मैं आपको बाकी कैंडिडेट को इवेल्युएट करके बताता हूँ। तो फिर अगले दिन ही मेरे पास फोन आता है कि सुजल आप बता दो, हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए 3-4 दिन के। बाकी कैंडिडेट जो है हमारे पास, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो 3-4 दिन के अंदर ज्वाइन करने को रेडी है, सब इमीडिएट ज्वाइनर्स हैं। तो मैंने बता दिया, मैंने कि सर मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ और 30 दिन के पहले तो 30 दिन का नोटिस पीरियड है, अगर नेगोशिएट भी करूंगा तो 3-4 दिन में कोई नहीं मानेगा, आप कितना भी उनसे कुछ कह लो। तो वो बोले भी कि सुजल एब्सकॉन्ड कर दो, 20-30 हजार हम आपको वो दे देंगे ज्वाइनिंग बोनस। मैं कि नहीं यार, मैं मतलब 10 महीने काम कर चुका हूँ वहाँ पे, एब्सकॉन्ड क्या करूँ, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बाई इज्जत मैं लेके आऊंगा ना वहाँ पे लीव अपनी। करेक्ट। तो मैंने ऐसे इन्हें रिजेक्ट कर दिया फिर मैंने। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी मेरे चैनल पे आके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो आप चाहते हो कि वो हजारों लाखों लोगों के पास जाए, देन डेफिनेटली पिंग मी ऑन लिंक्डइन, वी विल शूट ऑन एनी वीकेंड। थैंक यू सो मच एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।